हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और आज 20 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे फिर पॉलिटिकल साइंस में, और आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। और कई लोग कह रहे हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के क्वेश्चन कराऊं, तो अगली बार मैं इस वीडियो के बाद में जो क्वेश्चन बनाऊंगी वो उसी के बनाऊंगी। ठीक है, तो जरूर देखते रहें। और वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक शेयर करिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो आपको उसी पे क्वेश्चन आधारित मिलेंगे, जो लोक प्रशासन पे। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने शक्ति अभियान के अपने अध्ययन में सैन्य उद्योग गठजोड़ के विषय प्रभाव पर ध्यान आकर्षित किया? डगलस डब्ल्यू रे, सी राइट मिल्स, जोसेफ शुम्पीटर, एम वाई ऑस्ट्रोवस्की। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, सी राइट मिल्स। ठीक है, अमेरिकी समाज वैज्ञानिक हैं ये, सी राइट मिल्स। ठीक है, और इनकी ये रहे थे 1916 से 1962। ठीक है, और इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है द पावर लाइट, द पावर इलाइट। और ये पुस्तक 1956 की है। और अपने विशिष्ट जो है इस पुस्तक के अंतर्गत चर्चित इनकी कृति है, और इसके अंतर्गत विशिष्ट वर्गवादी सिद्धांत का एक नया संस्करण प्रस्तुत करने का इन्होंने प्रयत्न किया है। और जिसे उसने शक्ति विशिष्ट वर्ग की संज्ञा दी है। किसकी संज्ञा दी है? शक्ति विशिष्ट वर्ग की। ठीक है, और मिल्स ने समाज का जो जटिल चित्रण प्रस्तुत किया उसकी धुरी शक्ति की संकल्पना थी। ठीक है, और उसने यह संकेत किया कि भिन्न भिन्न समाजों और भिन्न भिन्न युगों में व्यक्ति शक्ति के रूप क्या होते हैं, बदल जाते हैं, परंतु शक्ति सदैव सामाजिक जीवन का केंद्र बिंदु होती है। ठीक है, केंद्र बिंदु रहती है। और मिल्स ने यह दावा किया कि युद्धोत्तर अमेरिका में राजनीतिक, सैनिक और उद्योग जगत के गठजोड़ का शासन है, और राष्ट्रीय स्तर के सभी निर्णयों में इनकी प्रछन्न का अधिकार लोकतंत्री प्रक्रिया पर हावी रहता है, इन्होंने कहा। और ऐसे विचार प्रस्तुत जो है हावी रहता है, और फिर जनसंपर्क प्रसाधन भी प्रक्रिया की वो क्या करते हैं, उसको विकृत कर देते हैं। और ऐसे विचार प्रस्तुत करके मिल्स ने सामाजिक अनुसंधानकर्ता से आगे बढ़कर सामाजिक आलोचक की भूमिका संभाली। ठीक है, सामाजिक आलोचक की भूमिका, तो समाज वैज्ञानिक सी राइट मिल्स ने कहा। नेक्स्ट है, किसका संबंध शक्ति अभिजन की अवधारणा से है? मोस्का, कार्ल मैनहीम, सी राइट मिल्स, पैरेटो। राइट ऑप्शन हो जाएगा सी राइट मिल्स। ठीक है, जैसा कि अभी हमने बात की, तो शक्ति अभिजन की अवधारणा और मिल्स की प्रसिद्ध पुस्तक द पावर लाइट। राइट क्वेश्चन, इसका आंसर सी है। और थर्ड क्वेश्चन है, मानवीय संबंधों के उस किसी भी अस्थायी रूप को, ठीक है, किसी भी मानवीय संबंधों के अस्थायी नहीं, अस्थायी होगा। ठीक है, तो मानवीय संबंधों के उस किसी भी अस्थायी रूप को राजनीतिक व्यवस्था कहेंगे जिसमें महत्वपूर्ण अंगों में शक्ति, शासन अथवा सत्ता अंतर्गत हो। यह परिभाषा किस विद्वान की है? गार्नर की सीले, रॉबर्ट डहल, कैटिल। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, रॉबर्ट डहल। ठीक है, रॉबर्ट डहल का समय काल कब से कब तक रहा? 1915 से 2014 तक रहे। और राजनीतिक सिद्धांतकार और राजनीति के प्रोफेसर थे। इन्होंने लोकतंत्र के बहुलवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। किसका प्रतिपादन किया इन्होंने? बहुलवादी सिद्धांत का, रॉबर्ट डहल ने। और मानवीय संबंधों के उस किसी भी अस्थायी रूप को राजनीतिक व्यवस्था कहेंगे जिसमें महत्वपूर्ण अंगों में शक्ति, शासन, सत्ता अथवा अंतर्ग्रस्त हो। और यह परिभाषा इन्होंने दी है। ठीक है, नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन। सूची फर्स्ट और सेकंड का मिलान करना है। सूची फर्स्ट है, लॉर्ड एक्टन, लास्टविल, पैरेटो, रॉबर्ट डहल।
और मिलान करना है, इतिहास कुलीन तंत्रों का कब्रिस्तान है, किसने कहा, शक्ति भ्रष्ट करती है और निरंकुश शक्ति बिल्कुल ही विकृत कर देती है। और सी है पैरेटो, शक्ति विनिश्चयों के निर्माण में एक सहभागिता है। और डी है रॉबर्ट डहल, राजनीतिक व्यवस्था मानव संबंधों का एक सतत प्रतिमान है जो शक्ति, अधिपति अथवा सत्ता को समाहित करती है। ठीक है, और मिलान करेंगे हम तो राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या इसका, ए का 2 हो जाएगा, लॉर्ड एक्टन, शक्ति भ्रष्ट करती है, निरंकुश शक्ति बिल्कुल ही विकृत कर देती है। लास्वेल का हो जाएगा, शक्ति विनिश्चयों के निर्माण में एक सहभागिता है। और पैरेटो, इतिहास कुलीन तंत्रों का कब्रिस्तान है। और रॉबर्ट डहल, राजनीतिक व्यवस्था मानव संबंधों का एक सतत प्रतिमान है जो शक्ति, अधिपति अथवा सत्ता को समाहित करती है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रभाव की एक विशेषता नहीं है, उसे देखा जा सकता है, उसे देखा नहीं जा सकता है। सी है उसे महसूस किया जा सकता है। और डी है इसमें द्विसंबंध होता है। और फिफ्थ क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, उसे देखा जा सकता है। शक्ति और सत्ता के समान प्रभाव भी क्या है, राजनीतिक अवधारणा। ठीक है, जिसे भौतिक वस्तु के समान देखा नहीं जा सकता है और शक्ति का वैध रूप प्रभाव है। ठीक है, तो इसमें ये पूछा है ना, आप ये ध्यान दें, विशेषता नहीं है तो उसे देखा जा सकता है, यानी उसे देखा नहीं जा सकता। शक्ति का वैध रूप प्रभाव है जिसके कारण प्रभुसत्ता की आज्ञाओं का पालन लोग स्वभावतः करते हैं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा। 6 क्वेश्चन है, निम्न में से किस लेखक के अनुसार शक्ति बंदूक की नली से निकलती है, लेनिन, ओपेनहाइमर, स्टालिन, माओ से तुंग। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, माओ से तुंग। तो लेनिन और राजनीतिक शक्ति के घनिष्ठ संबंध को स्पष्ट करते हुए माओ ने 1938 में कहा कि राजनीतिक शक्ति बंदूक की नोक से पैदा होती है। ठीक है, ये माओ से तुंग ने कहा था और चीन का ये था माओ। निम्न में से कौन सा वैधता का आशय बताता है, इसका तात्पर्य प्रभावशाली राजनीतिक व्यवस्था से है। बी है इसका तात्पर्य है कि ऐसी आस्था उत्पन्न करना जो उसे कायम रखने की प्रचलित राजनीतिक संस्थाएं समाज के लिए सर्वाधिक उपयुक्त हैं। सी है इसका तात्पर्य आस्था से है कि प्रचलित राजनीतिक संस्थाओं में सुधार करना। और डी है इसका तात्पर्य है कि शासन की प्रक्रिया में परिवर्तन लाना। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका तात्पर्य है कि ऐसी आस्था उत्पन्न करना और उसे कायम रखना कि प्रचलित संस्थाएं राजनीतिक संस्थाएं समाज के लिए सर्वाधिक उपयुक्त हो। 8 क्वेश्चन है, शक्ति वैध मानी जाती है। ठीक है, वैध शक्ति मानी जाती है। ठीक है, वैध शक्ति मानी जाती है सत्ता, प्राधिकार, प्रभाव, छल योजना या बल, छल योजन या बल। ठीक है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा सत्ता, प्राधिकार। तो सत्ता या प्राधिकार वैध शक्ति मानी जाती है ये। ठीक है, ये वैध शक्ति मानी जाती है। और मैक्स वेबर ने सत्ता के 3 प्रकार बताए थे। मैक्स वेबर ने सत्ता के 3 प्रकार बतलाए थे। ठीक है, पहला करिश्माई या चमत्कारिक, ठीक है, या चमत्कारिक कह सकते हैं। दूसरा है परंपरागत सत्ता। तीसरा है विवेक या विधि सम्मत, विवेक या विधि सम्मत। ठीक है, तो पहला है करिश्माई या चमत्कारिक, दूसरा है परंपरागत सत्ता और तीसरा है विवेक या विधि सम्मत सत्ता। ये किसने बताए थे, मैक्स वेबर ने। ठीक है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, शक्ति की अवधारणा के रूप में समूह सिद्धांत मानता है कि समूह प्राय स्वायत्त और निर्माण के स्वतंत्र केंद्र होते हैं। समूह अंत निर्भर होते हैं और एक दूसरे के शक्ति को संतुलित करते हैं। थर्ड है, समूहों को वर्चस्ववादी और आश्रित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, तो समूह सिद्धांत के संबंध में कथन फर्स्ट और सेकंड से समूह सिद्धांत की अवधारणा का प्रमुख प्रवक्ता, ठीक है, प्रमुख
प्रवक्ता कौन है? आर्थर बेंटले। ठीक है, आर्थर बेंटले हैं। और ये हैं जो है समूह सिद्धांत की अवधारणा के प्रमुख प्रवक्ता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 क्वेश्चन है, शक्ति और सत्ता को होना चाहिए अनौचित्यपूर्ण, औचित्यपूर्ण, अन्यायपूर्ण या उपयुक्त में से कोई नहीं। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, औचित्यपूर्ण होना चाहिए। शक्ति व्यक्तियों, समूहों तथा भौतिक परिस्थितियों के प्रतिरोध के होते हुए भी स्वतंत्र कार्य करने की क्षमता का नाम है। सत्ता के बिना शक्ति असाधनात्मक, परिस्थितिजन्य और अनिश्चित होती है, और सत्ता निश्चित, स्पष्ट तथा प्रकट होती है। ठीक है, अतः शक्ति और सत्ता को औचित्यपूर्ण होना चाहिए। ठीक है, शक्ति और सत्ता को क्या होना चाहिए? औचित्य होना चाहिए, औचित्यपूर्ण होना चाहिए। राइट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा। 11 क्वेश्चन है, मान्यता और प्रतीक निम्नलिखित में से किसमें सत्ता के विचार की विशिष्ट विशेषताएं हैं? मार्क्स, पार्सन्स, बर्बा, बेबर। राइट ऑप्शन हो जाएगा बेबर। ठीक है, तो बेबर के अनुसार युगों पुराने रीति रिवाज, ठीक है, युगों पुराने रीति रिवाज, परंपराएं, प्रथाएं और मान्यताओं के कारण परंपरागत सत्ता में समादेश का पालन किया जाता है। ठीक है, चमत्कारी सत्ता में वैधता का आधार केवल करिश्मा है। जो चमत्कारिक सत्ता है उसका क्या है वैधता का आधार? करिश्मा, चमत्कार। और चमत्कारी सत्ता में वैधता का केवल करिश्मा, और वह अपने प्राधिकार का प्रयोग तब तक कर सकता है जब तक यह सिद्ध होता रहे कि वह मान्यता प्राप्त करता है और अनुयायियों को संतुष्ट कर सकता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन बेबर। पोपों की लौकिक शक्ति का उदय और पराभव तथा राजाओं और सम्राटों के साथ उनका संघर्ष यही मुख्य विषय थे जिनके चारों ओर मध्ययुगीन राजनीतिक चिंतन चक्कर काटता रहा। कथन है मैक्सी का, गैटेल का, शेबाइन का या हरमन फाइनर का। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट, गैटल। तो प्रसिद्ध राजनीतिक सिद्धांतकार ये थे आर जी गैटल, जिनका कथन है कि पोपों की लौकिक शक्ति का उदय और पराभव राजाओं और सम्राटों के साथ उनके संघर्ष यही प्रमुख विषय थे जिनके चारों ओर मध्ययुगीन राजनीतिक चिंतन चक्कर काटता रहा। ठीक है, राइट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा। 13 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन माइकल फोको के शक्ति संबंधी विचारों को श्रेष्ठ प्रकार से प्रदर्शित करता है? ए है सकारात्मक और नकारात्मक शक्ति के तौर पर शक्ति, बी है शासितों की सहमति और उनके प्रति उत्तरदायित्व के तौर पर शक्ति, सी है ज्ञान के नियंत्रण के प्रकार उसके सामाजिक नियंत्रण के तौर पर शक्ति, और डी है उत्कृष्टता के तौर पर शक्ति। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ज्ञान के नियंत्रण के प्रकार और उसके सामाजिक नियंत्रण के तौर पर शक्ति माइकल फोको के शक्ति संबंधी विचारों का श्रेष्ठ प्रकार से प्रदर्शित करता है। माइकल फोको के। ठीक है, ऑप्शन इसका हो जाएगा सी। 14 क्वेश्चन है, निम्न में से क्या पंडुआ के मार्सलियस की प्रमुख पाठ्यपुस्तक द डिफेंडर ऑफ पीस का प्रमुख मूल भाव है? सांसारिक सत्ता के पक्ष में प्रबल कैथोलिक विरोधी तर्क, बी ए कैथोलिक सत्ता के पक्ष में प्रबल सांसारिक विरोधी तर्क, सी है मार्सलियस थेमिस्ट सहित अरस्तु की तर्कों को मजबूती से रखने का प्रयास करता है, और मार्सलियस होमिसियन वास्तविकता को प्रकट करता है। ठीक है, और इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, सांसारिक सत्ता के पक्ष में कैथोलिक विरोधी तर्क। ठीक है, तो सांसारिक सत्ता के पक्ष में प्रबल कैथोलिक विरोधी तर्क मार्सली और पेंडुआ की जो है प्रमुख पाठ्यपुस्तक द डिफेंडर ऑफ पीस का मूल भाव है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, शक्ति पैसे की तरह है। कथन है कैटलिन के लासवेल, माओ से तुंग या ताल काट।
टालकाट होगा, यहाँ पे टालकाट। ठीक है, और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, टाल काट, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट। ठीक है, तो ये टालकाट पार्सन्स पार्सन्स, ठीक है, ये इनका है। और जिससे उन्होंने शक्ति व पैसे के संरचनात्मक प्रक्रियात्मक स्वरूप की चर्चा की और निष्कर्ष निकाला कि शक्ति व प्रभाव के सांस्थानिक कार्य होते हैं जो कि वास्तव में पैसे की कार्यात्मक प्रकारों से मिलते जुलते हैं और दोनों ही एक सामूहिक एकता स्थापित करना चाहते हैं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा। 16 क्वेश्चन है, जो राज्य पड़ोसी राज्यों को बिना अपने में मिलाए उन्हें अपने अधिकार में और बस में रखते हैं वे हैं औपनिवेशिक सत्ता, गैरिसन राज्य, डोमिनियन राज्य या अधिकार राज्य। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा अधिकार राज्य। तो जो राज्य पड़ोसी राज्यों को बिना अपने में मिलाए उन्हें अपने अधिकार में और बस में रखते हैं उन्हें अधिकार राज्य कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से क्या हन्ना आरेंट की शक्ति की संकल्पना से संबंधित नहीं है। ठीक है, निम्नांकित में से क्या हन्ना आरेंट की शक्ति की संकल्पना से संबंधित नहीं है। आत्म प्रक्ताओं के निर्माता के ऊपर नहीं के प्रति शक्ति, सहमति के रूप में शक्ति, सामूहिक कार्यवाही के कारण बढ़ी हुई क्षमता। राइट ऑप्शन है आत्म प्रक्ताओं के निर्माता। आत्म प्रक्ताओं के निर्माता हन्ना आरेंट की शक्ति संकल्पना से संबंधित नहीं है। हन्ना आरेंट जर्मन अमेरिकी राजनीतिक सिद्धांतकार थी। ठीक है, अमेरिकी सिद्धांतकार थे और उसके 18 किताबें और अनेक लेख एक पक्षीय धर्म से लेकर साहित्य विज्ञान तक के विषयों पर राजनीतिक सिद्धांत पर अस्थायी प्रभाव पड़ा था। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्न में से वह कौन सा ग्रंथ है जिसमें शक्ति विभाजन सिद्धांत सूत्रित हुआ। इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मोरल एंड लेजिस्लेशन, बी है रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, सी है द स्पिरिट ऑफ लॉज, ठीक है, और इंग्लिश में भी मैंने लिख दिया है, और द पॉलिटिक्स। ठीक है, और ये हैं चारों पुस्तकें। तो किसमें शक्ति विभाजन का सिद्धांत सूत्रित हुआ है, और राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी द स्पिरिट ऑफ लॉज। ठीक है, और ये है किसकी पुस्तक, मॉन्टेस्क्यू की। ठीक है, मॉन्टेस्क्यू की प्रसिद्ध पुस्तक है स्पिरिट ऑफ लॉज और सर्वप्रथम शक्ति विभाजन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। ठीक है, और शक्ति विभाजन का अभिप्राय शासन के अंगों के बीच शक्तियों का अस्पष्ट विभाजन है और इसका स्पष्ट उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका की शासन व्यवस्था में देखा जा सकता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी द स्पिरिट ऑफ लॉज। ठीक है, नेक्स्ट है, इनमें से क्या राष्ट्रीय शक्ति सत्ता का तत्व नहीं है। मानव संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, पूंजी, अंतरराष्ट्रीय न्यायिक प्रभाव। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन अंतरराष्ट्रीय न्यायिक प्रभाव, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। जिस सामर्थ्य राज्य दूसरों से अपनी इच्छा मनवाता है और दूसरे राज्यों को अपना आदर और अपने आदेशों का पालन करने के लिए क्या करता है, मजबूर करता है, उस सामर्थ्य को शक्ति कहा जाता है। और मानव संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, पूंजी, रक्षा, तकनीकी आदि राष्ट्रीय शक्ति के तत्व हैं और अंतरराष्ट्रीय न्यायिक प्रभाव राष्ट्रीय शक्ति का तत्व नहीं है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन इसका डी, जो राष्ट्रीय शक्ति का तत्व नहीं है। ठीक है, 20 क्वेश्चन है, शक्ति सत्ता के औचित्य के रूप में वैधता किसका नतीजा है। उदार सोच, मार्क्सवादी दर्शन, व्यवहारवाद। ठीक है, और उदार सोच, मार्क्सवादी दर्शन और व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद। ठीक है, यहाँ पे और नहीं होगा, व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद, और राइट ऑप्शन हो जाएगा उदार सोच। ठीक है, तो शक्ति सत्ता के औचित्य के रूप में वैधता,
उदार सोच का नतीजा है। और राजनीति विज्ञान में सत्ता की अवधारणा मुख्य रूप से राजनीतिक है और सत्ता वैधता युक्त तो क्या होती है, शक्ति होती है। सत्ता का नियमन वस्तुतः राजनीतिक होता है और यह अपने आप में प्रभाव एवं मंशा भी धारण करती है। ठीक है, प्रभाव एवं मंशा। और सत्ता की यह व्याख्या मूलतः उदारवादी विचारों से प्रेरित है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा, उदार सोच। और आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और पसंद आई होगी। और पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ आप सभी से, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।